जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम देखेंगे शिक्षा, विद्यालय तथा समाज के बारे में। अब हम देखते हैं इसकी प्रस्तावना। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में व्यक्ति में जाति, धर्म एवं संस्कृति आदि जो है किसी भी आधार पर भेद नहीं करता। इस दृष्टि से भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारतीय समाज का अंग है। शिक्षा के संदर्भ में भारतीय समाज का अर्थ भारत की संपूर्ण जनसंख्या से होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोकतंत्रीय भारत में भारतीय समाज का अर्थ उसकी संपूर्ण जनसंख्या के समूह से ही है ना। जनता ही लोकतंत्र का निर्माण करती है। भारतीय समाज जो है विविधताओं का योग है। भारतीय समाज है ना, यहाँ अनेक धर्म, जाति, संस्कृति एवं वर्ग के लोग निवास करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह एक लोकतंत्रीय समाज है जिसकी गणना विकासशील देशों में की जाती है। विज्ञान एक तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति के फलस्वरूप भारत में वैज्ञानिक जागरूकता का विकास हुआ है। यही वर्तमान भारतीय समाज का विशेष महत्व है। समाज के विद्यालय के प्रति कुछ आवश्यक कर्तव्य होते हैं। समाज का प्रमुख कार्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने में सहायक बनना होता है। समाज के इस कार्य हेतु विद्यालय एक साधन के रूप में कार्य करता है। विद्यालय की समाज से अनेक अपेक्षाएं होती हैं और समाज इन अपेक्षाओं को पूर्ण करके नागरिकों के सर्वांगीण विकास में पूर्ण रूप से तथा सक्रिय योगदान देती है ना। समाज और विद्यालय का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। इन दोनों के मध्य जो है इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है, क्योंकि विद्यालय से ही जो हमारा भविष्य होता है, हमारे जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं होती हैं विद्यालय से ही शिक्षा ग्रहण कर आगे जो भी समाज है, हमारा जो भविष्य है उसका निर्माण करती हैं। भारतीय संस्कृति धर्म एवं दर्शन पर आधारित है। भारतीय संस्कृति 4 वर्ण जो होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और 4 पुरुषार्थ भी होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो 4 साधन के मार्ग होते हैं, ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग, और 5 महाव्रत होते हैं। ये हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 5 नियम होते हैं, शौच, संतोष, स्वाध्याय और प्राणिधान की ये सब हमारी संस्कृति में शामिल हैं। भारत में अनेक विदेशी लोग आए जिनमें मुगल थे, फारसी थे, अंग्रेज थे और भी थे, वो सब जो है शामिल हैं। इन सभी लोगों की सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर भी पड़ा, क्योंकि वो आकर हमारे देश में काफ़ी सालों तक राज भी करते रहे। तो उनके डर से, उनके दबाव से उनकी संस्कृति को भी भारतीय लोग अपनाने लगे, और डर से, और उनका जो है छाप हमारे देश के नागरिकों पर पड़ा, जो कि कहीं कहीं आज भी चलता आ रहा है ना। इसका उद्देश्य हम देखेंगे, विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक विविधता, असमानता तथा वंचना की अंतर संबंधी पड़ताल कर सकें, है ना। शिक्षा के समाजीकरण में सामाजिक इकाइयों की भागीदारी जो है भूमिका को समझें, है ना। शाला व समुदाय के बीच अंतर संबंध के सकारात्मक प्रभाव से परिचित हों। सामाजिक बदलाव के अनुरूप शैक्षिक बदलाव की आवश्यकता को भी समझ सकें, है ना। अब देखेंगे विविधता, असमानता और वंचना, अवधारणा तथा शैक्षिक संदर्भ। हमारी संपूर्ण प्रकृति तमाम विविधताओं से भरी पड़ी है। भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, पेड़ पौधे, नर नारियाँ, स्थलकृतियाँ आदि के रूप में जो यह विविधता है वह प्राकृतिक सौंदर्य को प्रभावित करती है। हमारा समाज भी भिन्न भिन्न रंग, रूप, क्षमता, प्रकृति, भाषा, वेशभूषा, खान पान, आचार विचार, आस्था, मान्यता, धर्म, संप्रदाय आदि से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों व समुदायों से समृद्ध है। यही विविधता हमारे समाज की खूबसूरती है, है ना। हर जाति धर्म के लोगों की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, त्यौहार होते हैं, तो वो सब मिलकर हमारी संस्कृति को रंगीन बनाते हैं और हमारी संस्कृति अधिक लोकप्रिय लगती है। एक लोकतांत्रिक सत्ता व्यवस्था की यह भूमिका होनी चाहिए कि इन
विविध जनों व समुदायों के विकास व एक बेहतर जीवन जीने की व्यवस्थाओं को बिना भेदभाव के सुलभ कराए, है ना। विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं से वंचित होने तथा इन असमानताओं के व्यवहार के कारण व्यक्ति व समुदाय के अंदर वंचन का भाव जन्म लेती है, और वह स्थिति जिसमें वह वंचित व्यक्ति मतलब वंदना के रूप में जाना जाता है, सूक्ष्मता से देखा जाए मतलब तो वंचन व्यक्ति तथा समुदाय दोनों के स्तर पर दो प्रकार के हो सकते हैं, है ना। व्यक्ति तथा समूह के अंदर वंचन का भाव कारण से भी हो सकता है कि वह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा हो और इस संघर्ष के बावजूद भी उससे वंचित हो, या शारीरिक तथा मानसिक रूप से इतना अक्षम हो कि सामान्य सुविधाओं के उपलब्ध रहने के बावजूद भी वह उसका उपयोग ना कर पाए। इस प्रकार के वंचन को वास्तविक वंचन कहा जाता है। वंचन का जो दूसरा भाव इस कारण से भी उत्पन्न हो सकता है कि व्यक्ति या समूह किसी दूसरे व्यक्ति या समूह की अपेक्षा भौतिक संसाधनों, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा अन्य किसी भी कारण से अपने आप को वंचित महसूस कर रहा हो। वंचन के इस भाव को सापेक्षिक वंचन कहा जाता है ना। अब आइए देखते हैं जो है अब मतलब विविधता, असमानता तथा वंचना की शैक्षिक संदर्भों में पड़ताल मतलब कैसे करें। हमारे देश में विविधताओं का भरमार है ना। यहाँ विभिन्न अलग अलग राज्य हैं, सबके अलग अलग लोक मतलब गीत हैं, लोक संस्कृति है, जो भी है सब चीज़, पहनावा अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, बोलचाल, उनका रहन सहन मतलब काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यह विभिन्नता जो है प्रकृति के साथ साथ निवास कर रहे लोगों में भी ज़्यादा है। कई मान्यताओं, विश्वासों, लोक परंपराओं, पद्धतियों, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तथा अन्य कई सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं वाले लोग इस देश में निवास करते हैं। शिक्षा के संसाधनों में मौजूद लोग भी इसी विविधता को धारण किए होते हैं, है ना। अतः हमें शिक्षाई वातावरण में आवश्यक इन विविधताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि विविधता इस समाज की पूंजी है, इसका सौंदर्य है। इसको मतलब संजोना शिक्षा का दायित्व होना चाहिए। यही हमारे देश की पहचान है ना। हम देखते हैं कि आप अपने विद्यालय में निरंतर इस प्रकार की विविधताओं का अनुभव करते होंगे, कल्पना करते होंगे कि दो जो है आर्थिक स्थिति, वेशभूषा, खान पान, लोक परंपरा वाले विद्यार्थी में कोई शिक्षक भेदभाव करना व असमान व्यवहार करना शुरू कर दें तो किसी प्रकार की स्थिति में मतलब उत्पन्न होगी। क्या मतलब यह स्थिति किसी विद्यार्थी के विकास व उनके आत्म प्रत्यय के निर्माण को प्रभावित नहीं करेगी। आपका मतलब उत्तर जो है निश्चित ही यह मतलब हाँ होगा। आप संभवतः यह उत्तर देंगे कि असमान व भेदभावपूर्ण व्यवहार से विद्यार्थियों के अंदर वंचना का भाव आएगा तथा यह भाव आवश्यक ही उसके विकास को प्रभावित करेगा। संभवतः उन विद्यार्थियों के तंत्र के खिलाफ जो है पैदा होगा और जो आगे चलकर उसके व्यक्तित्व के प्रकृति को निर्धारित करेगा। अतः एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह एक ऐसी मतलब शिक्षाई माहौल का निर्माण करे जिसमें विविधताओं का सम्मान हो, किसी भी प्रकार की असमानताओं का व्यवहार ना हो तथा एक समावेशी वातावरण में बच्चों को अपने विकास का अवसर मिले, है ना। अब देखेंगे हम शिक्षा का सामाजिक संदर्भ। आज़ाद भारत के 50 सालों में शिक्षा का ऐतिहासिक चरित्र क्या रहा है ना। मूलतः समाज की विषमताएं संरचना ही शिक्षा प्रणाली के शिक्षा प्रणाली में जो है प्रतिबिंबित होती है ना। समाज का शक्ति संपन्न तब तक राज्य सत्ता पर काबिज रहा है और राज सत्ता शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करती रही है। सामान्यतः राज्य सत्ता जो है वंचित वर्ग में शिक्षा की पहुंच को लेकर चिंता व्यक्त करती रही है और शिक्षा के व्यापक प्रसार का संकल्प शैक्षिक संस्थाओं और संस्थानों तक उसी की पहुंच होती है ना। गरीब और वंचित शिक्षा के आंशिक लाभ ही
उठा पाते हैं, क्योंकि शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि वे या तो उसके दायरे से बाहर हो जाते हैं अथवा बाहर कर दिए जाते हैं। यही नहीं कि स्वयं को अक्षम और हीनतर स्वीकार कर लेते हैं। तमाम अवरोधों को पार करके जो लोग सफलता अर्जित कर लेते हैं उन्हें तंत्र द्वारा अपना लिया जाता है और वे वहाँ मतलब खप जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। वे एक प्रकार से इस प्रणाली को वैधता भी प्रदान करती है और व्यापक असंतोष को नहीं पनपने देती। लेकिन शिक्षा अपनी मूल प्रकृति में एक मुक्तिदायिनी शक्ति भी है। शिक्षा प्रक्रिया के एक बार संपर्क में आ जाने के बाद व्यक्ति पहले जैसे नहीं रहता। जो लोग इस असंतोष को संगठित करने लगते हैं और तब समाज की विषम संरचना तथा राजसत्ता के समक्ष चुनौती में जो खड़े हो जाते हैं, ऐसे में सत्ता यथास्थिति कायम रखने के लिए पुनः शिक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप करती है ना। तो हम यह मान लेते हैं मान लेते हैं कि शिक्षा प्रणाली को सर्व साधारण का समर्थन प्राप्त है ना। यदि ऐसा होता तो फिर सहभागिता को लेकर इतना हो हल्ला नहीं होता। सभी लोग खुशी खुशी अपने बच्चों को स्कूल भेजते। तब बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माँ बाप को राजी करने के प्रयत्न की ज़रूरत नहीं होती। ये डर भी नहीं होता कि बच्चों से बीच में ही स्कूल छुड़वा लेंगे, फिर शायद स्कूल ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके लिए भी अतिरिक्त चिंतन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। असल में इसी शिक्षा प्रणाली के समर्थन अथवा खिलाफ का तो मुद्दा है ही नहीं। लोगों के लिए वह तो बस एक स्थापित है और हमेशा रहेगी। सर्वसाधारण की नज़र में यह शिक्षा प्रणाली बहुत दृढ़ता से स्थापित है और शिक्षा में जन सहभागिता के सभी रूप इस शिक्षा तंत्र की सापेक्षता में उभरते हैं। शिक्षा प्रणाली के प्रतियोगी चरित्र ने इसमें ठीक वैसे ही स्तर भेद खड़े कर दिए हैं जैसे कि वे सामाजिक संरचना में विद्यमान हैं। समाज के जिन वर्गों और समुदायों ने अपनी बदहाली का जो लगभग नियति की है उसी तरह स्वीकार कर लिया है, वही वर्ग अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति उदासीन है। यहाँ हम शिक्षा सुविधाओं की अनुपलब्धता को ही इन वर्ग समुदाय की स्थिति से ही जोड़ना चाहेंगे। यदि यहाँ स्कूल उपलब्ध नहीं है या उसमें नियुक्त शिक्षक नियमित नहीं है तो यह भी इन वर्ग समुदायों के हताशा अथवा इसकी आवाज़ की क्षीणता को भी धोतित करता है ना, प्रभावित करता है। निश्चित ही यहाँ शैक्षिक उपक्रमों में लोगों की सहभागिता हासिल करने के लिए उन्हें उनकी आकांक्षाओं को जगाने की ज़रूरत सबसे पहले होती है। इसी प्रकार से बालिका शिक्षा को भी देखा जा सकता है, जहाँ महिलाओं का कार्य संपर्क क्षेत्र समुदाय द्वारा सीमित आंका हुआ है ना। उनका कार्य जो है सीमित कर दिया गया है, उसे बांट दिया गया है कि महिलाएं सिर्फ इतना ही कार्य कर सकती हैं, है ना। उन्हें कमज़ोर समझा जाता है। वहाँ बालिका शिक्षा को लेकर उदासीनता पाई जाती है। बालिका शिक्षा अभी भी कमज़ोर है। बालिकाओं को अधिक शिक्षा देना सही नहीं समझते हैं। आज भी लोग ऐसे पिछड़े हुए लोग हैं जो लड़कियों को खाली घरेलू कामकाज में ग्रस्त रखते हैं। उन्हें शिक्षा देना ज़रूरी नहीं समझते। वंचित समुदायों में बालिकाओं का ही नहीं बल्कि सभी बच्चों की शिक्षा बाहरी प्रयत्नों और उत्प्रेरणाओं के बावजूद साक्षरता में रिड्यूस होकर रह जाती है ना। क्योंकि वास्तव में शिक्षा से इससे अधिक अपेक्षा इन वर्ग समुदायों की नहीं होती है।
मतलब लड़कियों को मतलब कोई भी शिक्षा देना नहीं चाहता है। प्राथमिक स्तर पर ही 3 तरह के शिक्षा भेदों में हम जन सहभागिता की विभिन्न स्थितियां पाते हैं। सरकार द्वारा संचालित मतलब सरकार ने जो संचालित किया है शिक्षा तंत्र में लोगों की सहभागिता सामान्यतः औपचारिक मात्रा है। स्थानीय समुदाय द्वारा किसी भी सरकारी स्कूल या उसके शिक्षक को प्रभावित कर पाना आसान नहीं है। तब प्राथमिक को उच्च प्राथमिक में मतलब ट्रांसफ़र करना है ना, अवांछित शिक्षा का तबादला एवं या वांछित की नियुक्ति कर सकता है ना। मतलब छोटी कक्षा से बड़े कक्षा में किसी को भी नियुक्त करना। कहने की आवश्यकता नहीं है कि देश की जो है यह प्रणाली, यह दृष्टता राज्य सत्ता के संरक्षण के कारण ही संभव हुई है। राज्य सत्ता जो है इस प्रणाली की जो रीति नीति तय करती है। विभिन्न अपीलों और विशेषज्ञ समितियों के जरिए यह सब किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है और है ना बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इस तंत्र में स्कूल से लेकर राज्य सत्ता तक सार्वजनिक जो है बहस और जन सहभागिता का आह्वान करने के बावजूद वास्तव में सहभागिता जैसा कुछ भी नहीं होता है। इस शिक्षा तंत्र को आज तक कोई प्रबल चुनौती दे पाना असंभव हुआ है। उसका सुधार नहीं किया जा रहा है ना। अब जरा निजी क्षेत्र के स्कूल तंत्र में मतलब देखा जाए तो मतलब निजी क्षेत्र का स्कूल होता है, उसमें शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती है। अभिभावक पर अपनी मतलब पकड़ बनाए रखते हैं और अभिभावक भी मतलब वहाँ पे फीस ज़्यादा होती है तो अभिभावक भी उसमें मतलब अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए वो किसी भी मतलब हद तक चले जाते हैं, है ना। मतलब पैसे की चिंता बिना किए वो उन्हें अच्छे से मतलब डेली घर पर भी पढ़ाना, उसके बाद ट्यूशन लगवाना और बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं, है ना, ताकि वो भविष्य में आगे बढ़ सके। इस प्रकार से निजी क्षेत्र के स्कूल और सरकारी क्षेत्र के स्कूल में बहुत अंतर पाया जाता है।